अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था गैलेक्सीज। गैलेक्सीज कैसी बनती हैं, गैलेक्सीज में की टाइप्स क्या है, और हमने पढ़ा था लाइट ईयर। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम होता है टाइनी पार्ट ऑफ गैलेक्सी, टाइनी part of galaxy. It consists of sun, that consists of sun, 8 planets, asteroids, meteoroids, comets, etc. सोलर सिस्टम जो वर्ड है वो क्या रेफर करते हैं? वो रेफर करता है सन और ऑल द ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल अराउंड इट। सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स travel around it। अच्छा, अब सवाल ये है कि सोलर सिस्टम में सन है, सन जो कि स्टार है, प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स, ये सब हम पढ़ेंगे। अब प्लैनेट्स कैसे बने हैं? प्लैनेट्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा था स्टार के बारे में, सन स्टार है, हमने पढ़ा था कि स्टार कैसे बनता है। लेट्स सपोज अब ये सन जब बन गया, अब आपको पता है कि सन क्या करता है? सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है चीज़ों को ग्रेविटी की वजह से। अब इसी ग्रेविटी की वजह से स्पेस में ना इस तरह ना मटेरियल्स थे, बहुत सारे मटेरियल्स थे। इसने क्या किया कि अट्रैक्ट करना शुरू किया ना। अट्रैक्ट करना जब शुरू किया ना, तो वो जो मटेरियल्स थे ना, वो कुछ कुछ ना, कोई बड़ा था कोई छोटा था, तो जो बड़ा था छोटा था, उसकी वजह से उन्होंने अपनी भी एक आपस में भी वो मिल गए। आपस में मिलते 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 वो प्लैनेट्स बन गए। ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना, बस इतना तक ही ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, और प्लैनेट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है उसमें, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो आपने एक जुमला याद रखना है इसमें, इससे आपको ये होगा कि बहुत आसानी होगी इसको पढ़ने में। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब इसको याद रखना है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है सन, एम फॉर मरकरी, ये है हमारे पास वीनस, ये है हमारे पास अर्थ, ये देखिए ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जी फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, और एन फॉर नेपट्टून। आप इस तरह से याद रखना है। अब आगे चलते हैं, इनको मजीद पढ़ते हैं। अब ये जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, इनको क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स।
और ये जो बाकी चार हैं इनको क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स। या फिर जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। आगे बढ़ते हैं इनको अब। अच्छा ये देखें, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, पी फॉर प्लैनेट्स, और जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। अच्छा इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या है, स्मॉलर इन साइज। और ये क्या है, जोवियन प्लैनेट्स क्या है, ये क्या है, लार्जर। इनका जो एटमॉस्फेयर है वो इज नॉट डेंस्ड, यानी कि एटमॉस्फेयर है लेकिन डेंस नहीं है ज़्यादा। जोवियन का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा डेंस्ड है, एक्सट्रीमली डेंस्ड। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि मतलब उस पे आप खड़े हो सकते हैं, मतलब जमीन है उस पे। और ये क्या है, ये सारी की सारी मतलब गैस ही गैस है, यानी कि ये सारी गैस ही गैस है, आप इस पे खड़े नहीं हो सकते। अच्छा अब इसमें यह है ना कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स नियर टू सन है, तो इसमें यह हुआ था कि जो गैसेस है ना वो कंडेंस नहीं हुए, बिकॉज ऑफ विच gases didn't condense to solid particles। और इनका ये है कि चूंकि ये जमीन से बहुत दूर है, बिकॉज दे आर टू फार, the gases condensed to solid particles, यानी कि ये गैस आइस बन गई। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है तो सन से जो एनर्जी आती है, जो हीट एनर्जी है, उसका इस पे इतना ज़्यादा असर हो, मतलब वो असर इसका इस तक असर उनका नहीं पहुंचता। जो एनर्जी है इस तक असर ज़्यादा पहुंचता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब है। अच्छा अब इसको और आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स के नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये, बल्कि नेक्स्ट पेज में करते हैं, बड़ा हुआ है। अच्छा अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की वन बाय वन ना, कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इसमें हम देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस किस चीज़ का, सन का इनसे डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस के बाद हम इसका डायमीटर देखेंगे, डायमीटर। डायमीटर के बाद इसकी हम रोटेशन देखेंगे। रोटेशन का मतलब ये है कि मतलब अपनी एक्सिस पे ये कितनी स्पीड में रोटेट करते हैं, यानी कि एक तो इस तरह ना, एक तो रिवॉल्व अराउंड कर रही है ना सन के आसपास, ऐसे ऐसे घूम रही है अर्थ, और इसके अलावा वो ऐसे भी घूम रही होती है, अपने एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रही होती है। और रिवॉल्व का तो आपको पता ही है, रिवॉल्व। उसके बाद हम इसका मास देखेंगे, मास, टेम्परेचर और मून
और आखिर में मैं इसमें कहूँगा कि डिस्टिंक्शंस, ये वैसी मेरी तरफ से है, मतलब इसको मैं असल में ये मैं अपने लिए भी नोट्स बना रहा हूँ ना, तो खैर आप देखते जाए, आगे आपको समझ आती जाएगी। अच्छा, मरकरी मैंने आपको जिस तरह बताया कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अच्छा, अब देखिए जिस तरह है ना, मरकरी सबसे करीब है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, वो है 0.387 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैं आपको यहाँ भी बताता हूँ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर है सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब वो हमने पढ़ा था कि वो कितना है, 149,598,000 किलोमीटर्स। अब इसको हर जगह ये इतना बड़ा फिक्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो मरकरी कितना दूर है, मरकरी दूर है 0.387 इंटू ये वाला फिगर, तो उससे जो डिस्टेंस आएगा वो इसका डिस्टेंस होगा सन से मरकरी का। तो इसको मतलब इजी करने के लिए 0.387 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। फिर इसी तरह वीनस कितना है, वीनस है 0.723 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और फिर अर्थ कितना है, अर्थ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और बराबर है कितने के, 149,598,000 किलोमीटर। ये मैं यहाँ पे मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख सकता था, लेकिन ये बार बार बताना और बार बार बोलना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे। 149,598,000 किलोमीटर। अब मार्स, फिर उसके मार्स कितना है, मार्स है 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर जुपिटर है 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और फिर सैटर्न है 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यूरेनस है 19.18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और निप्टून है 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसको आपने देखे ना, 0.3, फिर 0.7, फिर 1, और फिर 1.5, 5.2, 9.5, 19.1 और 30। आपको मैंने पहले ही बताया था, पहले हमने पढ़ा है ना कि पहले 4 क्या हैं, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स करीब हैं, अब आप ये याद रखें, 3, 0.3, 0.7, 1 और 1.5। ये तो इजी हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद 5.25 से शुरू होता है, 5, 9, 19, 30, 5, 9, 19, 30। तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस सन से। अब है डायमीटर। डायमीटर आपने याद रखना है, मरकरी का कितना है, 4880 किलोमीटर। और वीनस का कितना है, 12104 किलोमीटर। अर्थ का कितना है, 12756 किलोमीटर। अच्छा, अब ये तो डायमीटर हो गया। हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए कि रेडियस कितना है अर्थ का, तो इसको आपने डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। सिमिलरली मार्स का है 6794 किलोमीटर। और उसके बाद है जुपिटर 140,000 किलोमीटर। फिर ये है 120,000 किलोमीटर। और फिर है 51,118 किलोमीटर। और ये है 49,532 किलोमीटर। अब इसमें देखें ना, बड़ा सबसे बड़ा कौन सा है, ये देखिए 140,000 किलोमीटर जुपिटर सबसे बड़ा है। और उसकी दूसरे नंबर पे कौन सा बड़ा है, वो है सैटर्न 120,000 किलोमीटर। और उसके बाद जो है ना, बाकी जो रह गए हैं, यूरेनस 51 है और निप्टून 49 है।
इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, यानी बाकी ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, ये इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो यूँ है, 140 से शुरू होता है, 140, 120, 51, 49। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? मरकरी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे स्मॉलेस्ट कौन सा है? मार्स। फिर उसके बाद वीनस है और फिर उसके बाद अर्थ है। आगे चलते हैं रोटेशन की तरफ। अब मरकरी जो है ना, उसका एक दिन कितना बराबर होता है, वो कितने दिन में वो रोटेट करती है, मतलब जिस तरह हमारा होता है ना 24 घंटे होते हैं हमारे एक दिन में, तो मरकरी लेती है 59 अर्थ डेज टू रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और फिर उसके बाद वीनस 243 अर्थ डेज। अर्थ का आपको पता है 1 डे, लेकिन ये 1 डे नहीं होता, ये होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। अगर एमसीक्यूज आ गया है तो आपने उधर वो 24 आवर नहीं लिखना, आपने ये लिखना है कि 23 आवर 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। सिमिलरली मार्स पे आते हैं, मार्स 25 आवर्स। ठीक है, जुपिटर पे आते हैं, जुपिटर कितना टाइम लेता है रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस? 10 आवर्स लेता है। और ये 11, 17, 16 आवर्स। आगे चलते हैं रिवॉल्व का। अब रिवॉल्व में क्या होता है कि मरकरी 88 डेज लेती है पूरा एक सर्कल पूरा करने में। यानी कि ये अगर सन है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा करेगी, कितने डेज लगेंगे? 88 अर्थ डेज। वीनस कितनी लेती है? 225 अर्थ डेज। अब ये आसान है, ये इसलिए आसान है क्योंकि जितनी दूर है उतनी ज्यादा टाइम लेगी। अर्थ कितने दिन लेती है? 365.25 365.25 डेज। और उसके बाद है 687 डेज लेती है मार्स। जुपिटर लेती है 4336 और सैटर्न लेती है 10760। और इसी तरह यूरेनस लेती है 30681। और इसी तरह नेपटून लेती है 60193। अब हम आ जाते हैं मास की तरफ। अब मास में भी मास कितना होता है? मरकरी का मास कितना है? 0.06 टाइम्स मास ऑफ अर्थ ठीक है। वीनस का कितना है? 0.82 टाइम्स ऑफ ई, यानी कि मास ऑफ अर्थ। अर्थ का कितना होता है? 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। और इसी तरह मार्स का कितना होता है? 0.11 टाइम्स अर्थ। और जुपिटर जो कि सबसे बड़ा है, उसका सबसे मास ज़्यादा है, वो है 318 टाइम्स अर्थ का मास। और उसके बाद है सैटर्न 95 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। और सिमिलरली फिर यूरेनस का है 14.5 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। और इसी तरह है 17 टाइम्स। अब हम आ जाते हैं टेम्परेचर की तरफ।
टेम्परेचर की तरफ जब आते हैं तो मरकरी का टेम्परेचर कितना है 420 डिग्री सेंटीग्रेड टू -180 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होता है इस तरह है कि मरकरी जो है ना, चूंकि वो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब है तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर, लेकिन जब उसमें रात हो जाती है तो उसका टेम्परेचर -180 डिग्री से चला जाता है, क्योंकि वो उसमें जो एटमॉस्फेयर नहीं होता। जब ज़मीन गर्म हो जाती है, यानी कि मार्स जब गर्म हो जाती है तो उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता कि वो उस गर्मी को रिटेन करे, वो एकदम से फिर ठंडी भी हो जाती है। फिर सिमिलरली वीनस है, वीनस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 471 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखें ना, सबसे ज़्यादा करीब कौन सी है, मरकरी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर ज़्यादा है वो किसका है, वीनस का। क्यों ज़्यादा है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अर्थ का कितना होता है एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और सिमिलरली मार्स का -63 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जितना हम आगे चलते जाए ना उतना वो ठंडी होती जा रही है। -110 डिग्री, -140 डिग्री सेंटीग्रेड, -197 डिग्री सेंटीग्रेड और -200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मून्स पे आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस का कोई मून नहीं है, अर्थ के कितने हैं 1, अच्छा, मार्स के कितने हैं 2, उसके बाद जुपिटर के कितने हैं 79 मून्स। एमसीक्यूज आ गया, सबसे ज्यादा मून्स किस में है, जुपिटर में। सैटर्न के कितने हैं 18, यूरेनस के कितने हैं 15 और नेपटून के कितने हैं 2। अच्छा, अब हम आते हैं डिस्टिंक्शंस की। डिस्टिंक्शंस मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह की ज़्यादा आ सकते हैं, वैसी कुछ भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट जो चांस ज़्यादा है वो यही आएंगे। देखिए, मरकरी क्या है, एक तो स्मॉलेस्ट है, आपके पास आगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी है, नियरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, और ये अर्थ के मून से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, अ लिटिल कह सकते हैं कि मोर। दूसरा क्या है कि ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट है। अब हम आते हैं वीनस पे। वीनस को कहते हैं इवनिंग प्लेनेट भी कहते हैं, इवनिंग प्लेनेट या फिर मॉर्निंग स्टार भी इसको कहते हैं। ये क्या है, ब्राइटेस्ट है, स्लोवेस्ट, रोटेटिंग, प्लेनेट है। देखिए ना, इसकी जो ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी रोटेशन ये कितने हैं 243 अर्थ डेज इसके लगते हैं पूरे अपनी एक्सिस के अराउंड पूरे रोटेट करते हुए। अच्छा, इसके साथ साथ इसको ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ट्विन ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका साइज और अर्थ का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, उसके बाद है अर्थ। अर्थ हमारी क्या है, एक तो है 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम है। अच्छा, दूसरी इसमें जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि लाइफ एग्जिस्ट। अब हम आते हैं मार्स पे। मार्स क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट। इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं, रेड प्लेनेट। विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट, तो आपने कहना है मार्स। क्यों, इसकी जो सरफेस है वो उसमें जो है ना रेड डस्ट है, तो इस वजह से ये मतलब रेड प्लेनेट इसको कहा जाता है। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर क्या है, ये एमसीक्यूज तो मैंने
देखा भी है काफ़ी मरतबा कि ये है लार्जेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। अच्छा, और इसका जो सरफेस है वो कवर्ड है क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सरफेस कवर्ड। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है। उसके बाद है ये यूरेनस, इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेपटून पे। नेपटून का क्या सीन है कि ये है स्लोवेस्ट रिवॉल्विंग, देखें सबसे जो दूर है वो क्या है? स्लोवेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। अच्छा, और मैंने आपको कौन सा बताया था कि ये स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। अच्छा, दूसरी इसमें चीज क्या है? ये है ट्विन ऑफ यूरेनस। क्यों? क्योंकि इसका जो मतलब साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है उसके क्या नाम है, यूरेनस की साइज और मास ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं कि ये ट्विन ऑफ यूरेनस है। तो ये हो गए हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो। अब मैं आपको मज़ीद इसके बारे में, हम जब ये पूरा हम वो कवर कर लें, ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं इसके सारे MCQs में आपके साथ शेयर करूँगा। वो MCQs जो पास पेपर्स में आए हैं CSS के। और ये आपने याद रखना है इन सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें मैंने स्पेशली ये वाली जो चीज़ें हैं डिस्टिंक्शंस, ये आपने लाजमी याद रखनी है। ये MCQs में ज़्यादा आती रहती हैं, सिर्फ CSS में नहीं और भी एग्जाम्स में आती रहती हैं। अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स, मेटेओराइड्स और कॉमेट्स। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर एक एस्ट्रॉइड अर्थ से टकरा जाए तो उससे क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पे एक मूवी भी है डीप इम्पैक्ट, काफ़ी पुरानी मूवी है लेकिन है अच्छी मूवी। कि उसमें एक होता है कि कॉमेट होता है, वो अर्थ से टकराने वाला होता है, फिर वो मतलब खैर मैं आपको वो नहीं बता सकता। अच्छा, तो क्या ये एस्ट्रॉइड होता क्या है ये, मतलब और क्या ये हमारे प्लैनेट के साथ टकरा सकता है, नहीं टकरा सकता, क्या सीन होता है? एस्ट्रॉइड होता है स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। जिस तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व करती हैं सन के अराउंड, तो इसी तरह ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब ये अब ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं मार्स एंड जुपिटर्स की बीच में एक बेल्ट है जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये वहाँ पे होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसका साइज़ कितना होता है। साइज़ इसका इस तरह है कि 1000 मीटर तक वाइड भी हो सकते हैं और छोटे से छोटा 2 मीटर तक भी हो सकता है। अच्छा, अब 1000 मीटर का एक एस्ट्रॉइड है जो कि उसका नाम है सीरिस, जो कि इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट में होता है। वो 940 किलोमीटर वाइड है, सॉरी किलो नहीं मीटर वाइड है, और इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। अच्छा, और ये जो 2 मीटर तक का भी हो सकता है। एक 2 मीटर वाइड जो था, एक 2 मीटर वाइड एस्ट्रॉइड था जो अर्थ के करीब से गुजरा था। और ये कब गुजरा था? ये 20 अक्टूबर 2015 में गुजरा था। और उसका नाम है, उसको कहते हैं कि 2015 TC 25, ये इसका नाम है। अगर MCQs में आ गया तो कौन सा एस्ट्रॉइड का नाम क्या था जो अर्थ के करीब से गुजरा था, तो वो कौन सा था?
2015 TC25 कब गुजरा था? अक्टूबर 2015 में। अच्छा, अब ये एस्ट्रॉयड किस चीज़ से बने होते हैं, ये होते क्या है? तो ये इसमें क्या होता है, इसमें क्ले होता है, क्ले रॉक्स हो सकता है, निकल आयरन हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या हमारे प्लैनेट के साथ टकरा सकते हैं? तो ऐसे है कि जो एक थ्योरी भी है डायनासोर्स की, कि डायनासोर्स आपको पता होगा कि उस पर मूवीज भी बनी है। तो डायनासोर्स की थ्योरी ये है कि एक एस्ट्रॉयड थी जो कि अर्थ के साथ टकराया था, और उसके टकराने की वजह से जितने भी डायनासोर्स और डायनासोर्स की तरह और भी कुछ एनिमल्स थे, क्रीचर्स थे, तो वो सारी इसी एस्ट्रॉयड ने तबाह किए हैं। खैर, ये तो थ्योरी है। अब 2013 में रशियन सिटी है चेलिया, इसमें एक एस्ट्रॉयड था, वो गिरा था। उसकी गिरने की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था, उससे 1200 पीपल इंजर्ड हुए थे। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं, ज़रा और पढ़ते हैं। अब ये मेटेरियड्स हमने ऊपर हमने मेटेरियड्स का भी लिखा है, मेटेरियड्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मेटेरियड्स भी रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट वो और ज़्यादा स्मॉल होते हैं। मेटियो अब ये क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि इवन स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक, इवन स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स that moves around the sun। मैं आपको थोड़ा सा और इसको आसान कर ले के लिए है ना, इसको ना एक तरफ एस्ट्रॉयड लिख लेते हैं, एक तरफ मेटियोरॉइड्स लिख देते हैं। अब ये क्या होती हैं, ये क्या है? बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स दैट ऑर्बिट द सन। और ये क्या होती हैं? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स दैट ऑर्बिट द सन। अच्छा, अब आप कंफ्यूज होंगे कि ऊपर इसने स्मॉल लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक। अब सीन ये है कि एस्ट्रॉयड स्मॉल होते हैं, लेकिन कंपेयर टू सन, कंपेयर टू प्लैनेट्स बहुत स्मॉल होते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने बिग लिखा है ना, ये बिग कंपैरेटिव टू मेटेरियड्स मैंने लिखा है कि मतलब मेटेरियड्स ये बड़े होते हैं, लेकिन अर्थ हो गया और मतलब प्लैनेट्स और सन उसके मुकाबले में बहुत छोटे हैं। तो ऊपर मैंने जो स्मॉल लिखा है ना, ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स, इसी वजह से लिखा है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्स और एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, उसमें होते हैं ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। ठीक है। अच्छा, ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये अर्थ के पास आते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, कम्स टू अर्थ एटमॉस्फेयर due to friction they get burn।
अक्सर आपने वो देखा होगा, अगर इंडियन ड्रामे या मूवीज आपने देखी होंगे ना, ऐसे ऐसे सब वो, जिसमें वो फिर जब वो इंडिया वाले देख लेते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह कोई दुआ करो फिर कबूल होती है। ये जो सीन होता है ना, ये इसको कहते हैं, ये मेटेरियल्स होता है। अच्छा, और इसमें ये फाउंड इन ऑल sizes, smaller than asteroid, smaller than asteroid, ये आपने याद रखनी है। और ये क्या होता है कि वेपराइज्ड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू फ्रिक्शन। कॉमेट्स भी सन के अराउंड मूव करते हैं। कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन एंड आर मेड ऑफ आइस एंड डस्ट। इसकी 3 पार्ट्स होते हैं। कॉमेट्स हैव 3 पार्ट्स। सॉलिड कोर या फिर सॉलिड सेंटर। दूसरा होता है हेड अराउंड द सेंटर ऑफ, हेड अराउंड द सेंटर ऑफ डस्ट एंड आइस। तीसरा इसमें क्या होता है, लॉन्ग टेल ऑफ गैसेस। अच्छा, और ये क्या करती हैं, मूव इन 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। मूव्स इन 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। एक है इलिप्टिकल, दूसरा है पैराबोलिक, तीसरा है हाइपर बॉलिक। अच्छा, जैसी जैसी ये सन के करीब आ जाते हैं, इसके जो गैसेस होते हैं, डस्ट और जो गैसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, एवापोरेट्स होना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से वो जो हमने पढ़ा था ना कि इसकी टेल होती है, लॉन्ग टेल ऑफ गैसेस, तो इसी वजह से उसकी टेल हो जाती है। और ये जो लाइट होती है उसकी टेल में, वो असल में सन की रिफ्लेक्शन होती है। लाइट, एक तो ये बात है ना कि क्या नाम है, सन के जब करीब आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, गैस और डस्ट क्या हो जाती है, एवेपोरेट्स। गैस एंड डस्ट evaporates as it gets closer to sun. Light in the tail is the sun reflection. तो ये हो गया हमारा कॉमेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सन
और स्ट्रक्चर ऑफ सन, और इसी तरह अर्थ, और अर्थ का फिर जो स्ट्रक्चर है यानी कि इनर स्ट्रक्चर। और इस तरह हमारा सबसे पहला टॉपिक जनरल साइंस में सबसे पहला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है वो हमारा कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।